आ गईला खेल के पढ़वा लिखवाना है तो लंदन जाइए। वो कभी कभी डेस्टिनी भी होती है, बोलते हैं ना जबान पे एक बार सरस्वती बैठती है हमारे। विराजमान होती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जब आप सोचते हो अनकॉन्शियस थॉट्स के साथ और उस पर बिलीव करते हो और अगर वो करते रहते हो तो डेस्टिनी आपको वहाँ तक ले जाती है। जो हम लोग डेस्टिनी और किस्मत की बात करते हैं वो होती ज़रूर है, लेकिन जब तक आप उस डायरेक्शन में आप वो एफर्ट्स नहीं लगाओगे, वो विचार नहीं रखोगे, तब तक आप डेस्टिनी तक नहीं पहुंचोगे। कि लोग बोलते हैं कि मैंने यशस्वी और पृथ्वी को बनाया, लेकिन मुझे लगता है वो लोग ने भी मुझे बनाया। तो यशस्वी को जब मैंने देखा था तो वो बेचारा टेंट में रहता था और बहुत हार्डशिप कर रहा था। तो चूँकि मेरी भी बैकग्राउंड वैसी है और उसी बैकग्राउंड की वजह से मैं थोड़ा उस तरफ झुकता हूँ। तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि एज अ कोच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे कोई कंट्री खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। एज अ ट्रेनिंग, एज अ कोच, एज अ एकेडमी ओनर, मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर मेरे पास लाता है तो उसको मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के साथ एक अच्छा इंसान बनाऊं जी। और एक चैम्पियन कैरेक्टर के रूप में उसको डेवलप करूं। अच्छा कोच, अच्छा शीट, ये दोनों होगा तो अच्छा प्लेयर बनेंगे। जो ज़रूरतें ऑफ कोर्स पैसों से पूरी होती है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा फीस भर के आप बहुत बड़े प्लेयर बनिए। देखिए, क्रिकेट खेलना और क्रिकेटर बनाना यानी कि खेलना और सिखाना, ये दो अलग अलग आर्ट। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े क्रिकेटर हो तो ही आप बड़े कोच होगे। तो मैं बोलता है विथ वन ब्रेन एंड वन बॉडी कोच हैंडल्स 100 ऑफ ब्रेन्स एंड बॉडी। पढ़वा लिखवा ना तो का लंदन जी बा, यही शब्द थे। माँ ने कहा था, तंज मारा था, क्योंकि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता था उतना मन से। लेकिन क्या रोचक बात है, माँ ने कहा और शब्दशः वही हुआ। बेटे ने न केवल भारत में एकेडमी बनाई, बल्कि अब इंग्लैंड के बड़े शहर लंदन में एकेडमी बना ली है और भारत को पृथ्वी शॉ के बाद यशस्वी जायसवाल दिया। और न जाने कितने यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ लाइन में लगे हुए हैं। और क्या रोचक संयोग है, अक्सर आप देखते थे कि एक फ्रेम में मैं होता था और एक फ्रेम में महागुरु, कम से कम मैं तो यही कहता हूँ, और एक फ्रेम में कोच ज्वाला सिंह होते थे, मैंने महागुरु कहता हूँ। लेकिन आज हम दोनों हैं, एक जगह उपस्थित हैं, एक फ्रेम में हैं। क्या कहेंगे सर इस संयोग के बारे में? सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि हर बार हम जूम पे या कोई मीडियम पे मिलते थे और आप हमेशा जितनी भी हमारे सक्सेस स्टोरीज हुए हैं, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद पृथ्वी की स्टोरी हो या यशस्वी की स्टोरी हो, आप करते रहते हैं। तो इससे बहुत हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे चीज़ों को देख रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है और उसके वजह से और मोटिवेशन मिलता है। आपने बहुत अच्छा बोला कि जब आप बोल रहे थे तो मुझे भी वो याद आ रहा था कि जब मैं, हालांकि मैं अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने में, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसको हमेशा अपने बच्चे की फ़िक्र होती है। वो सोचती है कि हमारा बच्चा कितना आगे जाए। तो बोलती थी कि स्पेशली मुझे याद है जब वो खाना बनाती थी और मैं जब उनके सामने जाके बैठता था तो बोलते थे आ गए खेल के, आ गईला खेल के पढ़वा लिखवाना है तो लंदन जाइए। तो ये बड़ा रोचक सा था। तो मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके जाती थी। हम बचपन में क्या करने जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर ज़िंदगी अपने आप आपको ले जाती है जहाँ पे आपको जाना होता है। तो बड़ा ही फ़क्र महसूस होता है कि और बड़ी मतलब ये जो ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो कभी कभी डेस्टिनी भी होती है। बोलते हैं ना जबान पे एक बार सरस्वती बैठती है हमारे। विराजमान होती हैं। हाँ, तो बड़ा मज़ा आता है ये सब सुन सुन के और अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये कहानी आपने बहुत पहले चर्चा की थी कि माँ ने ऐसा कहा था हम्म। और सपना है। और माँ के उस तंज को आपने सपने को हकीकत में बदला। भारत को आपने पहले पृथ्वी शॉ दिया, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को आपने दिया। दोनों ने पहले मैच में, पहले टेस्ट में शतक जड़ा। और सिर्फ 3 ऐसे ओपनर हुए भारत के लिए जिन्होंने कारनामा किया, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल।
सातवें आसमान पर हैं आप, हर कोई आपको जानता है। ये अलग बात है कि आप कोच ज्वाला सिंह के नाम से परिचित हैं लोगों में, या लोग यशस्वी जायसवाल के गुरु या पृथ्वी शॉ के गुरु के तौर पर देखते हैं, लेकिन उससे इतर आपकी अलग पहचान है। आप गोरखपुर एक छोटी सी जगह से आए थे, मुंबई खेलने का सपना था भारत की तरफ से, और आप पहुंचे थे सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर सर के पास। थोड़ी सी उस कहानी पर फोकस करते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के बारे में तो हमने बड़ी स्टोरी की, सबने स्टोरी की, सब जानते हैं, लेकिन आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कभी कभी वही जब मैं सोचता हूँ, जब मैं अपने पास्ट में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो कभी मैं विजुलाइज करता था या अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में आता था। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि बहुत सारी बार हम जब कोई चीज़ करते रहते हैं ना तो मेरिकल होता है। मेरिकल जो शब्द है वो होता है इसलिए दुनिया में है। तो जब मैं 1992 के बाद मैं क्रिकेट देखना शुरू किया गोरखपुर में, और जब सचिन और कामली एक साथ खेलते थे तो मुझे विनोद कामली बहुत पसंद है, सचिन से भी ज़्यादा विनोद कामली पसंद है। आक्रामक बैटिंग। हाँ, और मैं खुद लेफ्ट हैंडेड था तो मुझे उनका स्टाइल कॉपी करता था। तो फिर मैंने देखा कि एक मैगजीन आती थी क्रिकेट सम्राट, तो उसमें मैं पढ़ते रहता था कि सचिन के गुरु और कामली के गुरु, और उस टाइम अमोल मजुमदार का भी नाम आया था। तो मैंने घर पे जिद किया कि मुझे मुंबई जाना है, और मेरे फादर ने जो भी उनसे हो पाया उन्होंने किया, मुझे मुंबई भेजा। और मैंने आचरेकर सर से मतलब मैं शारदाश्रम में था जी, स्कूल क्रिकेट खेला वहाँ से मैं, और वहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मैं मुंबई में क्या कर सकता हूँ। तो आचरेकर सर को जब मैं उनकी ज़िंदगी देखता हूँ तो सचिन और कामली का कॉम्बिनेशन दिखता है। तो जब मेरे पास पृथ्वी शॉ था, ये आज मेरे दिमाग में नहीं है, और जब यशस्वी दोनों साथ में खेलते थे, पृथ्वी शॉ मेरे पास 2015, 16 और 17 3 साल मेरे साथ काफ़ी था, और मैंने उस पर बहुत काम किया। जब वो मेरे पास आया था 2015 में तो अंडर 16 मुंबई के 2 मैचेस में टीम में नहीं था, और वर्ल्ड कप विनिंग तक वो मेरे साथ था। उसके बाद वो फिर इंडियन टीम में चला गया। एनीवेज, जब हम यशस्वी और पृथ्वी को मैं साथ में देखता था नेट्स में, हमारे सेंटा क्रूज में एयर इंडिया ग्राउंड पे हमारा इंडोर था, वहीं 2 जगह पे लोग ज़्यादा साथ में खेलते थे। तो मुझे कभी कभी पता नहीं अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो आता था कि यार आचरेकर सर, सचिन और कामली। तो मुझे पता नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ना, मैंने विजुलाइज किया था कि यशस्वी और पृथ्वी ना मुंबई के लिए ओपन करेंगे। जब मैं उनको नेट्स में देखता था दोनों जब साथ में खेलते थे, तो मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में वो पिक्चर आता था कि ये दोनों साथ में ओपन करेंगे, और दोनों ने किया। ये मुंबई के लिए खेल रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अब मेरा ये होगा कि ये कभी इंडिया के लिए साथ में ओपन करें, तो अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप सोचते हो अनकॉन्शियस थॉट्स के साथ और उस पर बिलीव करते हो, और अगर वो करते रहते हो, तो डेस्टिनी आपको वहाँ तक ले जाती है। जो हम लोग डेस्टिनी और किस्मत की बात करते हैं वो होती ज़रूर है, लेकिन जब तक आप उस डायरेक्शन में आप वो एफर्ट्स नहीं लगाओगे, वो विचार नहीं रखोगे, तब तक आप डेस्टिनी तक नहीं पहुँचोगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं मेरे ज़िंदगी में वो बहुत ही मतलब मिरेकल जैसा है, क्योंकि मैं खेलने आया था एज अ प्लेयर, मैं खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिसोर्सेज नहीं थे। और मैं ज़्यादा स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करूँगा, जो भी था अच्छा ही था, अभी भी अच्छा है। बट जो आज मैं एज अ कोच कर रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये 2 प्लेयर उस लेवल तक गए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोल रहा था कि लोग बोलते हैं कि मैंने यशस्वी और पृथ्वी को बनाया, लेकिन मुझे लगता है वो लोग ने भी मुझे बनाया। कि अगर वो लोग, एक कोच प्लेयर के ऊपर बहुत मेहनत करता है, लेकिन प्लेयर के अंदर भी वो काबिलियत होना चाहिए जब कि वो चीज़ को ग्राउंड पे ले जाके डिलीवर करे। तो आई थिंक आई प्राउड एज अ प्लेयर, एज अ कोच, मैं दोनों के गेम पे बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। लंबा सफ़र था, आपने तमाम चीज़ें की, आपने एक पृथ्वी शॉ को एक मुकाम तक पहुंचाया, यशस्वी जायसवाल पर आपने मेहनत की। छोटे से यशस्वी जायसवाल 10-12 साल के थे, उनको आप लेकर आए, एक अलग जर्नी तक लेकर गए। बीइंग कोच आसान नहीं रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास भी रिसोर्सेज कम थे, और जो मुझे स्टोरी पता है, जो हम लोगों के बीच अक्सर डिस्कस होती है, और
तमाम चीज़ें हैं, उसमें ये था कि यशस्वी जायसवाल की तरफ से आपको कोई फीस नहीं मिली थी, या यूं कह लें कि आपने जो है खुद को देखा था कि जो मैं नहीं कर पाया इस लड़के से करवाऊंगा, उस कैलिबर तक लेकर जाऊंगा, वो जो ऊर्जा है मेरे अंदर, जो गलतियां मैंने की वो नहीं करूंगा, वो ऊर्जा भरूंगा। काफी मुश्किल सफर रहा होगा। देखिए, जैसे हमारी क्रिकेट एकेडमी है तो वहाँ पे हम लोग दो तरह की चीज़ें रखते हैं। एक जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए रहता है, और एक जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जी। तो जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, चूँकि मैं खुद उस बैकग्राउंड से आया हूँ, तो पता नहीं ये सही एटीट्यूड है या गलत एटीट्यूड है, आई रियली डोंट नो। मेरा एक हमेशा से एक झुकाव होता है जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनके अंदर कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट और टैलेंट होता है। तो हम लोग अपने साइड से उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं वो सब ज़्यादा डिस्कस चीज़ें नहीं करता हूँ जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स करता हूँ। जी। तो यशस्वी को जब मैंने देखा था तो वो बेचारा टेंट में रहता था और बहुत हार्डशिप कर रहा था। तो चूँकि मेरी भी बैकग्राउंड वैसी है और उसी बैकग्राउंड की वजह से मैं थोड़ा उस तरफ झुकता हूँ कि चलो कोई अच्छा टैलेंट है और अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि हम सबको फ्री कोचिंग नहीं देते, ये भी मैं बताता हूँ। डिपेंड करता है कि वो बच्चे में टैलेंट कितना है, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो हम उसके लिए उस अफोर्डेबिलिटी वाले ब्रैकेट में डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर आते हैं स्टोरी सुन के, और आपको मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो हम लोग उनको बोलते नहीं, अगर आपके अंदर वो टाइम है, वो काबिलियत है, तो ही हम आपको रखेंगे, अदरवाइज इट्स नॉट फ्री फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ है। तो जब यशस्वी को मैंने देखा तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का लड़का है, और जो उसने स्ट्रगल किया था, जो टेंट में रहता था ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी से वो काफ़ी मैच कर गया। तो मैंने उस पर काम किया बिकॉज मुझे लगा कि ये मेरी कहानी को और आगे ले जाएगा, और उसने किया। तो एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि यशस्वी ने जो मैंने उम्मीद की थी उसने किया, और आज इंडिया के लिए खेल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ प्लेयर, वो उसने मेरे को बहुत प्लीज़ किया है। और देखते हैं, अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, वो कैसे और आगे जाते हैं हम लोग। गुरु खुश नहीं है, काफी कुछ करना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल को। हाँ। और ये तमाम चीज़ें हैं, और आप लगातार भारत में भी एक्टिव हैं। आप लंदन में थे जब यशस्वी जायसवाल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू कर रहे थे डोमिनिका में, उन्होंने सेंचुरी जड़ी, और मैंने आपको कॉल किया तो आप शायद फ्लाइट पकड़ रहे थे। तो सिर्फ इकलौता नित्यानंद पाठक नहीं रहे होंगे आपको कॉल करने वाले, और भी लोग रहे होंगे। उस व्यस्तता के बारे में बताइए, उस रोचकता, वो जो एक फीलिंग थी। जब वो पहला टेस्ट मैच खेल रहा था तो मुझे काफ़ी कॉल्स आए, और लोगों ने बोला कि ये कल का मैच खेल रहा है। मैं क्योंकि चूँकि मैं लंदन अपने क्रिकेट टीम के साथ गया था, और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, इंडिया का, वेस्ट इंडीज़ का और लंदन का, तीनों का अलग अलग टाइम जोन था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कब क्या हो रहा है। तो मैंने पहले दिन देखा जब उसने 40 रन कुछ बनाए थे, और उसके बाद फिर जब वो सेंचुरी जिस जिस टाइम बनाया, मैं उस दिन एक्चुअली उस टाइम पे मैं फ़्लाइट में बैठ गया था और फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला था, और लोग मेरे को व्हाट्सएप पे अपने अपने मैसेजेस भेज रहे थे। और इनफैक्ट जैसे ही वो सेंचुरी बनाया और उसी टाइम मेरी फ़्लाइट उड़ गई। तो फिर मैं जब गोवा में लैंड हुआ, मुंबई गोवा लंदन गोवा फ्लाइट था हमारा, एंड देन मुंबई तक कनेक्टेड था। तो जब मैं गोवा उतरा तो बहुत सारे फ़ोन आने लगे, और बहुत सारे लोगों ने बात करने लगे उसके लाइफ के बारे में। तो ऑफ कोर्स अगर आप के प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, वो जानना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमने इतना मेहनत किया है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें जब आती हैं तो खुशी महसूस होती है। और अगर आपका प्लेयर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट होता है, टीम कोई भी हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो या साउथ अफ्रीका हो या श्रीलंका हो, टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑलवेज अ टेस्ट क्रिकेट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये वेस्ट कि क्योंकि आपको उतने बॉल खेलने हैं। अगर आपको 100 बनाना है तो उतने टाइम तक आपको विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो यशस्वी का पहले मैच का 100 है, वो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है उसके लिए, हमारे लिए, उसके करियर के लिए, इनफैक्ट इंडिया के लिए। क्योंकि लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन, जैसे रोहित शर्मा भी बोलते हैं, वो इंडिया को मिला है। बट मैं चाहूँगा कि परफॉर्मेंस वो जैसे करते आया है कि उसका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ गया है। तो मुझे लगता है एज अ कोच, एज अ फादर फिगर, वॉट एवर यू से, मुझे लगता है कि इस ग्राफ को और ऊपर लेके जाएगा वो।
बिल्कुल। एक तरफ आप यहाँ पहुँचते हैं और शतक पूरा होता है, यशस्वी जायसवाल घर पर भी बात करते हैं फ़ोन पर, आपसे भी बात हुई होगी, उनकी फैमिली में बात हुई होगी। हाँ ऑफ कोर्स जब उसका, क्योंकि मैं चूंकि फ़्लाइट में था तो जब मैं उतरा तो उसके मिस्ड कॉल मुझे दिखे थे, लेकिन मैं जब उतरा तो इंडिया में काफ़ी लेट हो काफ़ी चुका लेट हो था चुका था। क्योंकि टाइम जोन है। जी। तो जस्ट मैसेज पे बात हुई और उसके बाद मैंने बात की आई थिंक थोड़ी देर के बाद, तो जस्ट छोटी सी बात हुई। नहीं, टेस्ट मैच के बाद बात हुई, जब टेस्ट मैच ख़त्म हो गया तो मैंने उसको बोला, तो बस छोटी मोटी जैसे होता है। और नॉर्मली मेरा आदत है कि मैं जब कोई प्लेयर टूर पे रहते हैं तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे ऑलरेडी कोच है, कैप्टन है और इतने बड़े बड़े क्रिकेट के महारथी लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको कोई और अलग से एडवाइस दे पाऊँगा, जी। क्योंकि जो टीम की प्लानिंग होती है वो कोच और कैप्टन को, मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी दूर, उससे ज़्यादा अच्छी पता होती है। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट सिस्टम उसको चाहिए वहाँ पे था है, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा बैकवर्ड रखता हूँ व्हेन प्लेयर इज प्लेइंग विद सम टीम। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल को हम लोग देख रहे हैं। तमाम खिलाड़ी और भी आपके किट में हैं। वो जो है तीर तलवार कब निकाल रहे हैं आप? मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि जैसे प्लेयर एक सेंचुरी बना के ज़िंदगी भर कोई टीम में नहीं खेल सकता है, वैसे ही एक इंस्टीट्यूट है, एक क्लब है या कोई एकेडमी है या कोई कोच है। मैं ये मैसेज सारे कोचेस को देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक प्लेयर बना दिया है तो आप सेटिस्फाइड मत हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है कि जब एक प्लेयर बन जाता है तो उसी को प्रमोट करते हैं लाइफ टाइम, और वो टैग लगवा लेते हैं कि मैं इनका कोच हूँ। अगर आपने एक बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आप दोबारा भी कर सकते हो। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक शुरुआत है। अभी मैं कोई 60s में नहीं गया हूँ, और मैं अभी भी मेरे पास काफ़ी, क्योंकि हमारी एकेडमी में अराउंड 45 लोगों का स्टाफ है। जी। हमारे पास हर तरह के कोचेज़ हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स। हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था इन लोगों को, यशस्वी को और पृथ्वी को, तो हमारा एक मुंबई में जिम है, समर जिम करके है, मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो वहाँ पे पहले बारिश में मुंबई में प्रैक्टिस एकदम बंद हो जाती बंद थी, हो जाती थी। तो हम लोग 35-40 किलोमीटर दूर इंडोर्स ढूंढते थे। इंडोर। एक इंडोर था वहाँ पे, तो यशस्वी को मैं 4:30 बजे उठा के ले जाता था, मतलब 4 बजे हम लोग निकल जाते थे, 4:30-5 बजे हमको पहुँचना होता था, तो 3-3:30 बजे उठते थे मॉनसून्स में, जब कहीं टूर वूर पे जाता था। जी। जब वो बहुत छोटा था, 2015 की बात कर रहा हूँ, जब मैं उसको इंग्लैंड भेज रहा था दिल्ली विंग सर्कस सर की एकेडमी के साथ। तो हर मॉनसून्स में यही हाल होता था कि 4-5 महीना प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो एक जिम है वहाँ पे, तो वो जिम में खाली एक ही पिच है और रनअप भी बहुत कम है, तो वहाँ पे पृथ्वी और यशस्वी प्रैक्टिस करते थे मेरे साथ। सुबह हम लोग 8 से लेके 12 बजे तक करते थे मॉनसून्स में। तो मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि इतनी छोटी छोटी रिसोर्सेज से आज ये प्लेयर चले गए, और भी, तो आज जब मेरे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो अब तो इसका स्पेस और बढ़ना चाहिए। तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, वो थोड़ा सा कभी कभी लग्जरी भी हो जाता है। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आप डिज़ायर रखते हो, हार्ड वर्किंग। और हर कोच को ये डिज़ायर रखना चाहिए कि जितने भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा ये 2-3 प्लेयर का नाम लेते हैं, तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि एज अ कोच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे कोई कंट्री खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। एज अ ट्रेनिंग, एज अ कोच, एज अ एकेडमी ओनर, मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर मेरे पास लाता है तो उसको मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के साथ एक अच्छा इंसान बनाऊं, और एक चैम्पियन कैरेक्टर के रूप में उसको डेवलप करूं। क्योंकि मुझे भी पता है कि देखिए, सब लोग इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, सब लोग रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल सकते, सब लोग है ना आईपीएल नहीं खेल सकते, तो भी एक इंडिया में इतना बड़ा क्राउड है जो कोशिश किए जा रहा है, तो उनको सही एजुकेट करना, उनको उनके पोटेंशियल को उनके बेस्ट तरीके से डिस्प्ले कराना, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, और हम कर रहे हैं। और बहुत सारे प्लेयर लाइन में है। मुझे लगता है कि दिव्यांश सक्सेना करके भी एक प्लेयर है जो भी 1.5 साल पहले मेरे से जुड़ा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला है, वो अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट अच्छा करेगा, काफ़ी रणजी ट्रॉफी ऑलरेडी खेल रहा है।
और 3-4 प्लेयर है, मैं चाहता हूँ कि जब वो उस लेवल पे आ जाएं तब मैं रिवील करूँ। तो मैं इस लास्ट, ये जो आपका सवाल है, मुझे हमेशा लगता है कि जो भी ये कोच सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपने हंगर को बढ़ाइए, प्लेयर की तरह आप भी हंगरी रहिए। जैसे आप प्लेयर को बताते हो कि एक बार रन बनाने के लिए दोबारा आपको मेहनत करनी है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी उसी तरह का एटीट्यूड रखो। एक टैग मत लगाओ कि मैं इसका कोच हूँ, आप कोच हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर आपके नीचे आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक लंबा सफ़र हो गया है कोचिंग का। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जो बहुत सरप्राइज किए होंगे आपको कि ठीक है, आप सर मुझे कोचिंग दीजिए, मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो उस वक्त आप किस बेस पर आप खिलाड़ी को चुनते हैं? देखिए, जैसे पहले तो एक चीज़ है कि एज अ कोच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, कि लड़के में पोटेंशियल क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आप अपना पर्सनल टाइम इसको दीजिए, मैटर नहीं करता वो क्रिकेटर बने या ना बने। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ आप क्यों करना चाहते हो, तो बोलते हैं नहीं, आपके साथ रहेगा तो एटलीस्ट एटीट्यूड तो उसका बिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं कि कुछ कुछ लोगों को शौक के लिए खेलना होता है, जी। तो उनको मैं अपना पर्सनल टाइम नहीं देता हूँ। बेसिकली हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। एक इलाइट क्रिकेट प्लान है जिसमें जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको मैं हैंडल करता हूँ, बाकियों को हम लोग अलग अलग प्लान्स में रखते हैं। और एंड ऑफ द डे, अगर आजकल का क्रिकेट खेलना है जी। तो ट्रेनिंग आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। एक प्लेयर बनना है तो आपको अच्छा किट चाहिए, आपको अच्छी नेट प्रैक्टिस चाहिए, आपको अच्छे विकेट चाहिए, आपको आजकल तो थ्रो डाउन्स वाले भी प्रोफेशनल हो गए। तो एक अच्छा एक अच्छे टैलेंट के साथ अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ नॉट लाइक कि आपके पास बहुत सारे पैसे तो ही आप खेलोगे। आपके अंदर बेसिक एक अच्छा टैलेंट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो एक अच्छे प्लेयर के लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आजकल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अपना किसी ना किसी के साथ ग्रुप बना के करते हैं ताकि उनको वो उसमें रहें, वो शेप में रहें। बट अगेन मैं वही बोलूँगा कि इट इज़ नॉट लाइक कि आप बहुत सारा खर्चा करके प्लेयर बन जाओगे। आपके अंदर एक अच्छा शीड होगा तो ही कोच आपको निखार पाएगा। और अगर आपके पास अच्छा सीड है और आपके पास अच्छा कोच नहीं है तो भी वो शीड बड़ा नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल हम जिस चीज़ को बोलते हैं वो एक अच्छी बीज है कि आप उसको कहाँ पे लगाते हो, कहाँ पे प्लांट करते हो। और प्लांट करने के बाद उसमें खाद पानी आप कितना डालते हो, कितना केयर करते हो, कितना चरने वाले जानवरों से बचाते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है सक्सेसफुल बनने का स्पोर्ट्स में, कि अच्छा कोच, अच्छा शीट, ये दोनों होगा तो अच्छा प्लेयर बनेंगे। जो ज़रूरतें ऑफ कोर्स पैसों से पूरी होती है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा फीस भर के आप बहुत बड़े प्लेयर बन जाओ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और भी है, या यूँ कह लें उस पर आपका विचार चाहिए। कहा जाता है कि एक टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बच्चे को टीचर बना पाए, एक आईएएस ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बच्चे को आईएएस बना पाए चाह कर भी, लेकिन एक गुरु में क्षमता होती है। ठीक है, हमने देखा है, मैं आपके गुरु की बात करूंगा, रमाकांत आचरेकर सर ने एक सचिन तेंदुलकर दिया है, उन्होंने एक विनोद कांबली दी, तमाम खिलाड़ी दिए, और चंद्रकांत पंडित भी रहे। और फिर हमने देखा कि एक जो उन्होंने तैयार किया था पौध, फिर उस पौध में तमाम खिलाड़ी दिए। चंद्रकांत पंडित आज के दौर में जो है बेस्ट कोच हैं। जिस भी रेडी टीम से जुड़ते हैं माना जाता है कि उसको चैंपियन बना देंगे। हमने देखा मध्य प्रदेश को उन्होंने चैंपियन बनाया, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े आईपीएल में, तमाम चीज़ें। तो ये जो थिंकिंग है, तो चूंकि ये बहुत इतना आसान नहीं होता कोच बन ही जाना, तो उसके लिए आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से शेड्यूल बनाते हैं, या कितना चुनौतीपूर्ण काम होता है? देखिए, क्रिकेट खेलना और क्रिकेटर बनाना, यानी कि खेलना और सिखाना, ये दो अलग अलग आर्ट है। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े क्रिकेटर हो तो ही आप बड़े कोच होगे। क्रिकेटर की जो जो एक प्लेयर का आर्ट होता है वो होता है डिलीवर करने का आर्ट, कि उसको कोई चीज़ बताया गया, सिखाया गया, तो ही इज़ वेरी गुड। जैसे हम बोलते हैं शाहरुख खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन अगर डांस डायरेक्टर की बात करें तो वो नहीं होगा। तो वही होता है कि जैसे खेलना और सिखाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खेलने वाला कैलिबर अलग होता है और सिखाने वाला कैलिबर अलग होता है। अगर आप देखोगे तो जॉन बुकनन, जो ऑस्ट्रेलिया के 3-4 बार कोच रहे हैं वर्ल्ड विनिंग, ही हैज़ नॉट आई थिंक प्लेड वेरी गुड, फर्स्ट क्लास भी शायद नहीं खेले,
तो आपने जैसे चंद्रकांत पंडित सर का नाम लिया, उनको मैं उनके साथ रहा हूँ काफ़ी, तो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है। तो मुझे लगता है कि कोच जो होता है ना, वो बहुत उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो फाइंड करना चाहिए कि इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं, और फिर उसको पता होना चाहिए कि किसको कौन सा तरीका है जिससे वो इम्प्रूव कर सकता है। तो ये चीज़ है। आचरेकर सर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनका जो डेडिकेशन था प्लेयर्स के लिए वो बहुत ही हाई था, क्योंकि मुझे याद है अभी भी जब मैं स्कूल क्रिकेट खेल रहा था, मुंबई जब नया नया गया था, तो बारिश, बहुत ज़ोर की बारिश होती थी, और सर उस टाइम उनको एक्चुअली पैरालाइज का अटैक आया था, फिर वो रिकवर हुए थे, वो छाता लेके खड़े रहते थे। तो उनका इंटरेस्ट और उनका डेडिकेशन लेवल बहुत ही हाई था, और कंसिस्टेंट थे वो। तो मुझे लगता है कि ये जो कोचेज़ में जो कैपेसिटी होती है ना ऑब्जर्व करने की, और मुझे लगता है क्रिकेट खेलना और सिखाने में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हम एज अ प्लेयर ग्राउंड पे जाते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और कुछ नहीं सोचते। और प्लेयर अगर आप देखेंगे अर्ली एज में, तो ना फैमिली से उसको कोई प्रेशर होता है, ना उसको कोई उसकी खुद की कोई फैमिली होती है, ना कहीं से उसको कोई प्रेशर नहीं होता है। बैचलर होते हैं यंग लड़के। लेकिन जब आप कोच बनते हो तो आप 35-40 के एज में कोच बनते हो, स्टार्ट करते हो, आपकी खुद की शादी होती है, आपकी फैमिली होती है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। उसके बाद फिर जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो 100-200 बच्चे अगर हैं, उनका सारा प्रॉब्लम आपके पास आता है जी। तो उनके खुद के इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बजाय उसके साथ ये आप प्लेयर्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलता विथ वन ब्रेन एंड वन बॉडी कोच हैंडल्स 100 ऑफ ब्रेन्स एंड बॉडी। तो ये अंतर है। तो मुझे लगता है जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई वो कोचेस के अंदर होनी चाहिए। और विज़न आपका कितना है। बहुत सारे लोग को के पास विज़न नहीं होता है। जैसे एक प्लेयर को आप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है। अगर किसी लड़के में आपको पोटेंशियल समझ में आता है तो ऑफकोर्स उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा जी। वैसे ही एक टीम के अंदर क्या पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, और जैसे जैसे आप करते जाओगे आप सीखते जाओगे। ये तमाम हमने सवाल किए, तमाम हमने बातचीत की, आपसे जुड़े, आपकी कोचिंग और जो बच्चे आपके अंडर में हैं उनके बारे में। जो यंगिस्तान अलग है, जो जैसे शुभमन गिल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये जो नई पौध है, नए जो खिलाड़ी हैं, इनमें आप कितना पोटेंशियल देखते हैं और किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बहुत अच्छा किया सीएसके के लिए, इवन वो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल टीम में अभी उनको जो है, मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ दौरे पर उनको नहीं मौका दिया गया, लेकिन एशियन गेम्स के लिए उनको कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल एक तरफ है, लगातार शतक पर शतक उन्होंने जड़ा, और फिर आईपीएल में जो उन्होंने किया वो तो गुजरात के लिए शायद मतलब गिने चुने बल्लेबाजी करते दिखे। किस तरह से आप उनको रेट करते हैं और कितना हंगर देते हैं? ये बहुत ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है। आप देखेंगे तो रोहित शर्मा 35 के आसपास हो गए, 35 क्रॉस कर चुके हैं। अभी पुजारा को जस्ट इंडियन टीम से ब्रेक दिया गया है। अजिंक्य रहाणे को आप देखेंगे तो उनका फॉर्म काफ़ी दिनों से ऊपर नीचे चल रहा है। और एक विराट कोहली है जो लगता है सुपर फिट है। तो मुझे लगता है कि विराट के आसपास 3-4 ऐसी जगह है जो किसी ना किसी को फील करनी पड़ेगी जी। और शुभमन गिल ने एक जगह भरा है, और अभी यशस्वी भी आ गया है, ऋतुराज गायकवाड़ है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा, अगर देखेंगे तो अच्छा कंपटीशन है इंडियन क्रिकेट के लिए, कि आपके पास इस तरह के प्लेयर है जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कितना भी अलग अलग प्लेयर्स आए, लेकिन जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है वो सराउंडिंग में है, मतलब वो टीम के मैनेजमेंट के फ्रेम में है जी। तो मुझे लगता है कि उनको जब मौका मिलेगा तो वो भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर उनका भी रिकॉर्ड देखेंगे आईपीएल में या डोमेस्टिक में, काफ़ी टाइम से करे जा रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा। और इस तरह के प्लेयर्स हम भूल रहे हैं, ईशान किशन भी है, ईशान किशन को हम भूल रहे हैं। तो ये जो 4-5 नए प्लेयर हैं जो यंग लड़के अभी आए, और इसके पहले भी आप देखेंगे कि जब सचिन और लक्ष्मण, गांगुली और द्रविड़ जा रहे थे तो विराट और रोहित शर्मा, और उस टाइम सुरेश रैना आ रहे थे, चेतेश्वर पुजारा है। तो ये आई थिंक ये 3-4 जो अच्छे टैलेंट्स हैं, और ये आगे जाके उनके बोलते हैं ना बूट फिल करने चाहिए। हाँ।
तो ये सारे लोग आके करेंगे और इंडियन प्लेयर्स के लिए और इंडियन टीम के लिए और इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड कप होना है। अगर इस बातचीत में उससे जुड़ा सवाल न करूं तो ये थोड़ा सा हैरानी होगी, निराशाजनक होगी नोवा टाइम्स ऑनलाइन के दर्शकों के लिए भी। क्या लगता है भारत को कहाँ रेट कर रहे हैं पिछले जो टूर्नामेंट्स हुए हैं आईसीसी के, उसके आधार पर, और जो मौजूदा टीम है उसको देखते हुए, और राहुल द्रविड़ की कोचिंग को देखते हुए, ये 3-4 जो इकट्ठा, मुझे लगता है कि इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है जो अभी वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 2-3 महीने ही बचे हैं। हाँ, तो चूंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो मुझे लगता है इंडिया को बहुत ज़्यादा चांस है जी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इंडिया काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हम अभी जितने भी सीरीज़ इंडिया में खेले हैं, भले वो बायलैटरल सीरीज़ हो 2-3 कंट्री के बीच में हो, तो इंडिया में तो भाई इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा होता ही है, आप देखेंगे। अब यही देखना है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर हमारे प्लेयर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारे पास वाइट बॉल क्रिकेट का तो बहुत सुपर पूल है। आप देखेंगे तो आईपीएल में सारे प्लेयर जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं सुपर परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं लास्ट 2 में तो आनी चाहिए, मतलब इंडिया की टीम फाइनल तो खेलनी चाहिए अगर इंडिया में मैच है तो। अब डिपेंड करता है रोहित शर्मा का फॉर्म क्या रहता है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा थोड़ा सा देखेंगे तो उनका जो फॉर्म है, खुद का फॉर्म है, थोड़ा सा डाउन रहा है। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का फॉर्म कितना अच्छा रहता है वो एक क्रूशल पार्ट होगा। और इंडियन टीम का बॉलिंग का जो यूनिट है वो कौन सा रहता है। बैटिंग का तो ऑलमोस्ट यही जो लोग हैं इसमें से ही खेलेंगे, लेकिन बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि बुमराह अभी नहीं खेल रहे हैं काफ़ी दिन से। और तो अभी ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा फास्ट बॉलर आता है, कौन से अश्विन इन एंड आउट चल रहे हैं। लेग स्पिन में अभी आप देखेंगे तो चहल काफ़ी दिन से नहीं खेल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बॉलिंग का अभी भी थोड़ा सा एक सेट होना बाकी है, लेकिन एज अ कोच, एज अ एक्सपर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि चूंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो मुझे लगता है इंडिया फाइनल तक आनी चाहिए। बिल्कुल, हम सभी उम्मीद करेंगे, और ख़ासतौर पे नोवा टाइम्स ऑनलाइन के जो दर्शक हैं वो, और इंडियन क्रिकेट टीम के जो ट्रू फैंस हैं, वो चाहेंगे कि भारतीय टीम न केवल फाइनल तक पहुंचे बल्कि ट्रॉफी उठाए, 2011 वाला कारनामा करे और 2013 के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीते। तमाम उम्मीदें हैं। 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची भारतीय टीम, न्यूजीलैंड से उसे हार मिली, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हराया, और वो दर्द को इतना रहता है कि जब आप फाइनल तक पहुंचते हैं और टूर्नामेंट नहीं जीतते हैं, क्योंकि भारतीय टीम में कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े नाम हैं। और आप देखेंगे कि अगर पेपर पर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी टीम से दोगुना रन आपको मिलेंगे, दोगुना विकेट मिलेंगे, और हर तरह के बल्लेबाज हैं, हर तरह के रिकॉर्ड उनके नाम हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा कि फाइनल तक पहुंचेंगे, तो फाइनल तक पहुंचें और ट्रॉफी अपने नाम करें। सर, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें, मैंने तो खासतौर पे आपका 4-5 घंटा में खा गया। हम लंबे समय तक बातचीत भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, जैसे जो हम लोग जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के बारे में, कि मैं जो एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, कि ज़्यादातर टूर्नामेंट ना आईपीएल के बाद होते हैं। भाई, तुरंत बाद देखेंगे अभी ये टेस्ट भी जो हुआ आईपीएल के बाद हुआ, WTC फाइनल। तो जो हमारा जो टीम होता है, नॉर्मली हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, एक तो आईपीएल में काफ़ी थक चुके होते हैं, 14-15 फ्रेश नहीं मैच रहते हैं, और देन वो अलग अलग यूनिट में खेलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो रोहित एमआई में खेल रहे हैं, तो इनको जेल होने का टाइम नहीं मिलता है। कि जैसे आईपीएल ख़त्म होता है 10-15 दिन के बाद तुरंत कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाता है। तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप जो हमारा वर्ल्ड कप है, ये फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द सीज़न है। हाँ, अगर हम लोग इंडियन लाइक सीज़न मानते हैं कि सितंबर के बाद हमारा, तो ये जो वर्ल्ड कप है ये हमारा फ्रेश सीज़न में हो रहा है। तो मुझे लगता है इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब साथ में खेल के एक यूनिट बन के फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट मिलेगा इंडियन टीम को। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तमाम लोगों ने इस पर कहा भी था। इवन रोहित शर्मा ने कहा था, विराट कोहली ने भी कहा था कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं 14-15 मैच, आपको 2 महीने के अंदर खेलना पड़ता है लगातार, और T20 का प्रेशर हर कोई जानता है। एग्जॉस्ट तो एक पार्ट है, बट आई फील कि ये जो टीम्स है, अलग अलग टीम्स में एक टीम बन के खेलते हैं।
और फिर अचानक से उस टीम से फिर एक टीम बनते हैं, तो वो जो जेल होने का जो टाइम होता है ना, वो नहीं होता है। तो वो जब तक वो चीज़ें आती हैं ना, तब तक वो टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो वर्ल्ड कप है अक्टूबर में हो रहा है ना, उसमें ये चीज़ मिलेगा कि इंडिया की टीम अभी सारा साथ में खेलने वाली है। तो वो आते आते टूर्नामेंट आते आते दे विल बी अ गुड यूनिट, उसका मुझे लगता है फ़र्क वर्ल्ड कप पे जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार तो मैं अपने दर्शकों तक ज्वाला सिंह महागुरु को लेकर आ पाया, लेकिन अगली बार उम्मीद करूंगा कि जब आप हों तो आपके साथ आपके शिष्य भी हों, चाहे कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम है उसमें, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, पृथ्वी शॉ हो या सक्सेना हो, कोई भी हो, तो एक फ्रेम में जो है उनसे भी बातचीत करते नजर आए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया एंड नोवा टाइम्स ऑनलाइन को आप इतना समय दिया आपने। थैंक यू।